हाँ, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब है क्या? यहाँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब है कितने टाइप का मार्केट इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मार्केट वर्ड का मतलब क्या हुआ? मार्केट वर्ड का मतलब ये नहीं है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस हो और वहां पे जाकर हम लोग शॉपिंग करें। जैसे भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हो जाए हम लोग उसको मार्केट कहते हैं। जहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हो जाए, ठीक है। तो अगर पूछता है कि इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए नो, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी गो एंड शॉप। तो अब जहां पे और एक चीज है, जहां पे डिमांड और सप्लाई होता है हम लोग उसको मार्केट कहते हैं। जहां पर भी डिमांड और सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है तो हम लोग का मीनिंग ऑफ मार्केट में हम क्या लिखवाएं? तो हम मीनिंग ऑफ मार्केट में क्या लिखवाए हैं? अ मार्केट इज नॉट अ फॉर्मल और पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे हम क्लियरली लिखवाए हैं कि मार्केट कोई फॉर्मल और पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ऐसा कौन बोला है? कॉर्नॉट बोला है। ये नाम याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है स्टेटमेंट देकर ये किसने कहा है। कॉर्नॉट, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ऐसा करके वो लोग बहुत सारा बात बोलेगा, तो याद रहे ये बात कौन बोला है? कॉर्नॉट। अ मार्केट इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे सामान खरीदते और बेचते हैं, but the whole of any region in which buyers and sellers are in free intercourse। जहां पर भी हम लोग फ्रीली बाइंग एंड सेलिंग कर ले, जैसे अभी के डेट में ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज और सेल करना भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केट। तो with each other that the prices of same goods tend to equality easily and quickly। According to Eli क्या बोला? Market means the general field within which the force determining the price of particular product। Force मतलब demand and supply। Demand और supply को हम लोग force कहते हैं। तो बोल रहा है कि जहां पर भी फोर्स डिटरमाइन करता है प्राइस को, मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है प्राइस को। According to Hague, market is any organization whereby buyers and sellers of a good are kept in close touch with each other। सेम बात है, जहां पर मार्केट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भी बायर और सेलर मिल सकता है, बात कर सकता है। जरूरी नहीं है देखकर, हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हैं सेलर के साथ। उसके बाद बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मतलब एक मार्केट किसको बोलेंगे? एक मार्केट जहां पे बायर और सेलर हो, प्रोडक्ट और सर्विस हो, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस हो, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन मतलब आज हम लोग अमेजन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे हम लोग सारे सेलर का जाके प्राइस देखते हैं। जैसे कल मैंने एक ईयरफोन ऑर्डर किया है, तो वो ईयरफोन ऑर्डर करने के लिए हम बहुत सारा वही वही सेम ईयरफोन का बहुत सारा सेलर को जाके देखें और देखें कि सारा सेलर के पास क्या रिव्यू आ रहा है। तो इस तरह हम नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन लिए। वन प्राइस एट अ गिवन टाइम। वन प्राइस एट अ गिवन टाइम मतलब ऑलमोस्ट एक ही प्राइस होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ईयरफोन यहाँ पे 500 का मिल रहा है और वहां पे 5000 का मिल रहा है। वो ऑलमोस्ट एक ही प्राइस का मिलता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम तुमको पैसा दिए हैं, तुम लोग मेरे को सामान दोगे। तो ये 5-6 एलिमेंट है एक मार्केट का। तो एमसीक्यू में ये सब बहुत बार पूछता है। क्लासिफिकेशन क्या है? मार्केट को कैसे डिवाइड किया गया है? लोकल मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया गया है। एक लोकल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है और
इंटरनेशनल मार्केट भी होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब वर्ल्ड वाइड हम लोग खरीद बेच कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग पढ़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जैसे वेजिटेबल मार्केट एकदम तुरंत स्टार्ट होता है, तुरंत बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होता है, एकदम तुरंत बंद हो जाता है, एक दिन भी इनफैक्ट पूरा होल डे भी नहीं चलता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। उसके बाद है नेचर, नेचर के हिसाब से है पहला स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट बेसिकली हम लोग डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं, जो यहाँ तुम लोग के लिए डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, बस हम शॉर्ट में बता देते हैं। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है, अगर अभी हम लोग गोल्ड के शॉप में गए, गोल्ड वाला गोल्ड का दाम बोला 1 ग्राम गोल्ड चल रहा है 4000 का, अभी सोचो 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है हम लोग को 4000 रुपीज का, तो हम लोग को 10 ग्राम गोल्ड का कुछ खरीदना था, तो अभी उसको 40,000 दिए और इंस्टेंट खरीद लिए, तुरंत खरीद लिए, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। उसके बाद बोल Nick, can you please repeat this once? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट। इस मार्केट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एकदम डिटेल में डेफिनेटली डेरिवेटिव्स में लोग पढ़ते हैं, दैट इज इन मास्टर्स। इतना जूनियर लेवल पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपली बता रही हूँ। आज सोचो तुम्हारे और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम लोग गोल्ड गोल्ड सेलर हो, तुम लोग गए हो सेल करने, मतलब तुम लोग सेलर हो, तो मैं तुम लोग के पास आई और पूछा मैंने कि 1 ग्राम गोल्ड कितने का है, तुम लोगों ने कहा कि मैम 1 ग्राम गोल्ड अभी 4000 का है। हम बोले ठीक है, हम बोले पर आज हम डील कर लेते हैं कि देखो, अगर सिंपली एकदम बताएं, रियल में बताएं, तो 1 ग्राम गोल्ड कितने का है, 4000 का है। ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है। बायर पूछा कितने का है, सेलर बोला 1 ग्राम 4000 का चल रहा है, तो हम बोले कि हम पर अभी नहीं खरीदेंगे, हम 3 मंथ्स के बाद खरीदेंगे, तो हम टाइम लिमिट क्या बोले, 3 मंथ्स के बाद। अब 3 मंथ्स के बाद हम क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमको लगता है गोल्ड का दाम गिर जाएगा, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा, तो हम आके खरीदेंगे इसको 3 महीने के बाद। तुमने भी अग्री किया, तुम बोलोगे सेलर क्यों अग्री करेगा, दाम तो गिर जाएगा, तो वो 3 महीने के बाद बेचना क्यों चाहेगा, क्योंकि सेलर को लगता है प्राइस बढ़ जाएगा, बायर को लगता है प्राइस 3500 हो जाएगा, और सेलर को लगता है प्राइस 4200 हो जाएगा। अभी गोल्ड का प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, तो और भी आगे बढ़ेगा, तो इसलिए सेलर इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में घुसता है, क्योंकि सेलर को लगता है प्राइस बढ़ेगा, और बायर इसलिए 3 महीने बाद खरीदना चाहता है, क्योंकि बायर को लगता है प्राइस गिरेगा, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। 3 महीने के बाद जो दाम होगा उसमें, रियल में जो प्राइस होगा उसमें खरीदना पड़ेगा। तो जो भी हो, देखो, तो जो भी हो बेसिकली ये अभी नहीं खरीदा रहा है, ये 3 महीने के बाद हम लोग परचेज और सेल कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। हम पूरा डिटेल में जाके रियल फैक्ट नहीं बताए हैं, क्योंकि वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट समझाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। स्पॉट मार्केट में अभी दाम पूछे और अभी खरीद लिए, फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में अभी दाम पूछकर जाते हैं और बाद में खरीदते हैं, इसलिए इसको फॉरवर्ड कहते हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे, या फिर इसको फ्यूचर भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम खरीदेंगे, तो इसको फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट कहते हैं। तो इस तरह भी मार्केट का डिवीजन है। इसके बाद है बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं जिसमें कोई हेड होता है, जैसे बैंक का हेड होता है आरबीआई, स्टॉक मार्केट का हेड होता है सेबी, इंश्योरेंस कंपनी का हेड होता है आईआरडीए। ऐसे जो भी मार्केट का कोई हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। और जिस मार्केट का कोई हेड नहीं होता है, जैसे वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट का कोई हेड नहीं है, तो वो अनरेगुलेटेड मार्केट है।
तो जिसका कोई सीनियर नहीं होता उसको अनरेगुलेटेड मार्केट, और जिसका कोई सीनियर होता है, बॉडी ऑफ कंट्रोल होता है, उसको हम लोग रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। फिर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम लोग का पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसमें 4 तरीके का मार्केट होता है। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। तो एक एक करके सारे मार्केट को पढ़ते हैं। देखो, वेजिटेबल मार्केट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है? देखो, जब भी हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का बात करते हैं, वेजिटेबल मार्केट को दिमाग में याद करते हैं। अगर वेजिटेबल मार्केट याद आ जाता है तो परफेक्ट कंपटीशन का सारा फीचर्स याद आ जाएगा। इसका फीचर क्या होता है? जो तुम लोग वेजिटेबल मार्केट में देखते हो वही, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हम लोग क्या देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट। अगर हम लोग आलू खरीदने के लिए गए हैं तो इस सेलर से आलू ले लें या फिर वो वाला सेलर से आलू ले लें, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। होमोजीनियस बोला है, सेम नहीं बोला है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर। तुम लोग ये बोल सकते हो कि उसका आलू इसके आलू से थोड़ा सा बेटर है, क्वालिटी में एज सच ऐसा बोल सकते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ अलग प्रोडक्ट खरीद के नहीं ले आओगे कि उसके आलू से ऐसा कुछ बन सकता है और उसके आलू से वैसा कुछ नहीं बनेगा। इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट। तीसरा फीचर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे लोग प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का मतलब होता है सारे सेलर अपने हिसाब से प्राइस नहीं रख सकते। जैसा प्राइस मार्केट में डिसाइड हुआ है वही प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा। जैसे अगर आलू का प्राइस डिसाइड हुआ है 20 रुपीज किलो, तो 20 रुपीज kg ही सेल करना पड़ेगा। अपने मर्जी से उसको 50 रुपया किलो नहीं बना सकते। हाँ, 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, बट एकदम से 100 रुपया में, 50 रुपया में, 80 रुपया में जाकर नहीं सेल कर सकते। इसको कहते हैं प्राइस टेकर। जो प्राइस रखा गया है उसी प्राइस में बेचना पड़ेगा। नंबर 4 होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अवेलेबल होता है। मतलब अगर इसका आलू तुम लोग को नहीं लेना, सोचो वो 22 रुपीज का दे रहा है, तुम लोग को उसका आलू लेना है तो जाके उसका आलू ले लो। यहाँ पे ये नहीं तो वो चलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। तो इस तरह यहाँ पे नंबर 5 है नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मतलब यहाँ पे कोई सेलिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को यहाँ पे लिखता है एमसीक्यू में सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब इस चैप्टर में सिर्फ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। तो यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता है। क्यों? क्यों कोई अपने आलू का या प्याज का ऐड करेगा? क्या दिखाएगा? देखो, एड में जनरली हम लोग अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, पर कोई अपने आलू को या अपना प्याज को कैसे बहुत अच्छा दिखाएगा? क्या बोलेगा एड में? मेरा आलू सबसे अच्छा है, ये सबसे अलग टेस्टी सब्जी बनाएगा। ऐसे तो ऐड हो नहीं सकता। तो बेसिकली इस मार्केट में कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता है। तो इतना हम लोग पूरा वेजिटेबल मार्केट से लिंक अप कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब हम अभी बताएं डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे प्राइस कैसे फिक्स होता है? डिमांड और सप्लाई से फिक्स होता है। नंबर 7 परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। यहाँ पे हम लोग को पूरा नॉलेज होता है कि एक आलू कितने का मिल रहा है, एक केजी आलू कितने का मिल रहा है, 1 केजी प्याज कितने का मिल रहा है। हम लोगों के पास डिटेल इंफॉर्मेशन होता है।
डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं जो कभी मार्केट नहीं जाते, ये बात उन लोगों के लिए जो मार्केट जाते हैं। तो हम लोगों को पता होता है 1 किलो आलू अभी कितने का मिल रहा है, तो हम लोग को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है। एक और पॉइंट छूट गया था हम लोग का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब है यहाँ जिसको मन है आओ अपना सेल करो, मन नहीं है सेल मत करो। मतलब आज अगर कोई तुम लोग को मन है वेजिटेबल मार्केट में जाके वेजिटेबल सेल करने का, तो जाओ और वहां बैठो और सेल करो। कोई तुम लोग को रोकेगा नहीं कि क्यों आ गए हो यहाँ पे बेचने, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और अगर और फर्दर और बेचने का मन नहीं कर रहा है तो निकल जाओ, कोई रोकेगा भी नहीं। तो इसको कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ना आने में मनाही है ना जाने में कोई रोक है। ठीक है। दूसरा मार्केट हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल क्या है? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब भी माइंड में आए सीधे याद करो कि हम लोग जो ये सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब, इसका फीचर कैसा होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, ये तो है ही। दूसरा, यहाँ पे भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मतलब आज अगर किसी को लक्स का सोप यूज नहीं करना है तो जाके डव का सोप यूज करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इसी का सामान हम लोग को खरीदना होगा, इसका सामान नहीं खरीदे तो क्या क्या यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लक्स नहीं चाहिए तो जाके डव खरीदो, डव नहीं चाहिए तो जाके दूसरे सोप में मूव कर जाओ, जो मर्जी वो। यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। यहाँ पर सेलर लोग प्राइस मेकर होता है, अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस रखना है वो तुम लोग खुद रखो, कोई मनाही नहीं है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद रखो। नंबर 4, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर भी फ्री एंट्री है, तुम लोग को मन है अपना कोई सोप, एबीसी कंपनी का सोप सेल करने का, करो, कोई तुम लोग को नहीं रोकेगा। और फिर बाद में सेल करने का मन नहीं है तो मत सेल करो, निकल जाओ, कोई रोकेगा भी नहीं। पर ये सारा ही कैरेक्टर ऑलमोस्ट परफेक्ट कंपटीशन के जैसा ही है। तो इसका सबसे अलग क्या है जो एग्जाम में पूछता है? इस मार्केट का सबसे अलग कैरेक्टर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन समझना है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, तब हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वो 4 ऑप्शन देगा, चारों यही देगा। तुम लोग को लगेगा एग्जाम में कि चारों इसका फीचर है, पर वो लोग क्या चाहता है तुम लोग से जानना? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि दो प्रोडक्ट एक्चुअली अलग नहीं है, पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग उसको अलग दिखाते हैं। जैसे कि आज एक्चुअली सब फैक्ट जानता है कि लक्स सोप यूज करो या जाकर डव सोप यूज करो। तुम लोग बेसिकली ट्रेसेमी का शैम्पू यूज करो या डव का शैम्पू यूज करो। सच तो यही है कि कोई भी शैम्पू हम लोग का हेयर फॉल नहीं रोकेगा, कोई भी शैम्पू हम लोग का डैंड्रफ कंट्रोल नहीं करेगा, कोई भी शैम्पू हम लोग के बाल को वैसा सिल्की एंड शाइनी नहीं बनाएगा। बट द फैक्ट इज जो एड से कन्विंस हो गया है वो उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं अभी आर्ग्यूमेंट, ये डिबेटेबल टॉपिक बन जाएगा, अगर मैं बोलूं कि नहीं सबसे अच्छा तो ट्रेसेमी का शैम्पू है, तो अर्पिता बोलेगी नहीं मैम वो शैम्पू तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे तो बहुत हेयर फॉल होता है, मैं तो डव लगाती हूँ, डव ज्यादा अच्छा है। तो मैं बोल तो दूसरा कोई बोलेगा डव भी कोई अच्छा नहीं है। तो रियल में द फैक्ट इज सारे ही शैम्पू सिर्फ हेयर को क्लीन करते हैं, दैट्स इट, और कोई रोल नहीं है शैम्पू का। तो पर हम लोग एड देखकर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बायर के माइंड में परसेप्शन आता है, हमें ऐसा लगता है कि ऑल प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट आर नॉट एक्चुअली डिफरेंट, बट हमारा माइंड समझता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू परसीव कर लेता है, परसेप्शन ले लेता है कि ऑल प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन फीचर्स, एंड ये रियल में किसी का ही फीचर कुछ अलग नहीं होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर 6 में है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। डेफिनेटली इस मार्केट में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, मतलब सेलिंग कॉस्ट है।
इसी मार्केट में तो सेलिंग कॉस्ट है। तो ये इसका ओवरऑल ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मोनोपोली मार्केट आते ही दिमाग में हम लोग के सबसे पहले इंडियन रेलवे आता है। इंडियन रेलवे सबको पता है कि इसका सेलर सिर्फ गवर्नमेंट है। इंडियन रेलवे का अगर रेलवे का टिकट खरीदना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही पे करना होगा, इसका कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है। पर एयरलाइंस में प्राइवेट है और किसी भी सेक्टर में हम लोग देख ले तो प्राइवेट एंटिटी है, पर इंडियन रेलवे में नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैम इलेक्ट्रिसिटी भी अब गोइंका का आ गया है तो वो भी अब मोनोपोली नहीं है। बट हम बता दे, ये सब इकोनॉमिक्स को जब लिखा गया है, ये सारी जो बातें बुक्स के अंदर लिखी हुई है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं है। आज हम लोग जो पीएचडी, मेरा पीएचडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में है, तो इकोनॉमिक्स में मैं आज जो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। मैं ये ओल्ड इकोनॉमिक्स पे पीएचडी नहीं कर रही, क्योंकि मेरा ये पढ़ा हुआ है। हम लोग को पीएचडी में पूरा टोटली अलग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, दैट इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसमें अलग अलग लोग हैं। नो एडम स्मिथ, नो अल्फ्रेड मार्शल, नो एली, नो हेग, ऑल इकोनॉमिक्स आर मॉडर्न। ठीक है, तो द फैक्ट इज ये जो इकोनॉमिक्स है ये ओल्ड इकोनॉमिक्स है। जब इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट का ही हुआ करता था, सिर्फ सीईएससी ही गवर्नमेंट ही सप्लाई करता था, वाटर सप्लाई भी सिर्फ गवर्नमेंट ही करता था। और भी तुम लोग जो भी ले लो, बहुत बार तो इंडियन एयरलाइंस भी डाला हुआ रहता है किसी किसी बुक में, क्योंकि तब इंडियन मतलब सिर्फ इंडियन मतलब गवर्नमेंट ही एयरलाइन में था, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे। तो इस तरीके का चीज अगर कोई आर्ग्यूमेंट में डालता है कि इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे बोलो वी आर स्टडिंग ओल्ड इकोनॉमिक्स नॉट मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो पुराने जमाने के हिसाब से ये बुक लिखा गया है और हम लोग पुराना इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं आना चाहिए कि गोइंका भी तो है, मोनोपोली कहाँ है, दो तीन तो है। तो दो तीन नहीं है, एक ही है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी देता है, वाटर सप्लाई सिर्फ गवर्नमेंट ही देता है। तो हम लोग ये उस टाइम के हिसाब से इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो वी हैव सिंगल सेलर, ये सब सेल करने का सिर्फ एक ही सेलर है। अगर हम लोग को ट्रेन का टिकट गवर्नमेंट से नहीं खरीदना तो और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इसलिए बोला जाता है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। प्राइस मेकर गवर्नमेंट को जो मन करता है वो प्राइस रखता है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। तीसरा है मैम ये तो गलत है ना, लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब गवर्नमेंट के अलावा किसी और को एंटर करना यहाँ पर मना है। जब भी हम लोग किसी मॉल ये सब में जाते हैं, गेट पे लिखता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब और कोई नहीं घुस सकता। तो ये सारे के केस में ऐसा ही है, और कोई एंटर नहीं कर सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट। तो ये मोनोपोली में हमेशा ही सिंगल सेलर रहेगा, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई हम लोग से पूछे कि मोनोपोली का खुद का स्पेशल फीचर क्या है, तब हम लोग बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उसमें था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। जैसे कि आज अगर हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्राइस देखें एक यूनिट का, और इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट का प्राइस देखें, तो दोनों अलग अलग है। हाउस होल्ड में कम है, इंडस्ट्री में ज्यादा है एक यूनिट का प्राइस। उसी तरह अगर हम लोग वाटर सप्लाई देखें तो एरिया वाइज होता है। अगर कोई पॉश एरिया है तो वहां पर वाटर सप्लाई का चार्जेस ज्यादा है, और अगर स्लम का बात करें या बहुत मतलब थोड़ा पुअर एरिया का बात करें तो वहां पे वाटर सप्लाई रेट सस्ता है। इलेक्ट्रिसिटी भी सेम। गवर्नमेंट जब मॉल ये मतलब सॉरी इंडियन रेलवे में हम लोग देख सकते हैं, हाँ तुम लोग वहां पे एसी में और नॉन एसी में कर सकते हो, बट स्टिल सीनियर सिटीजन के लिए सेम
टू टायर एसी है, बट अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये प्राइस, सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये प्राइस, नॉर्मल पब्लिक है तो ये प्राइस। तो वहां पे एज को लेकर वो लोग प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, कहीं पर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। तो मोनोपोली मार्केट में जबकि वो लोग खुद प्राइस बनाता है तो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट भी करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस रखता है। एक टाइम पे तो केबल, जो हम लोग टीवी में केबल चैनल आता था, वो तक सिर्फ सिंगल सेलर का था। अभी केबल को एग्जाम्पल से ही हटा दिया है, बट अगर उस टाइम का बात करें तो जो केबल चैनल था वो भी सिर्फ सिटी केबल था, कोलकाता का मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ सिटी केबल था, गवर्नमेंट का था और कोई नहीं था। ये टाटा स्काई, डिश टीवी ये सब नहीं था, एयरटेल ये सब तो बहुत ही रिसेंट ईयर्स में आया है। तो जब केबल था, हम लोग जब छोटे थे तो केबल भी जब आता था तो उसका अलग अलग प्राइस होता था। अगर हम लोग के घर में 200 रुपया पर मंथ ले रहा है तो मेरे यहाँ जो मेड काम कर रही है वो भी केबल ली है, उससे 50 रुपया पर मंथ ले रहा है। तो इनफैक्ट केबल में भी डिस्क्रिमिनेशन था प्राइस में। तो हम लोग कह सकते हैं मोनोपोली का ये सारा फीचर है। तो ओलिगोपोली मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्यों रहता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखो, जहां एक सेलर रहता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली, जहां दो सेलर रहता है उसको हम लोग कहते हैं डुओपोली, और जहां दो से ज्यादा सेलर हो जाता है वो बन जाता है ओलिगोपोली। मोर देन टू सेलर इज कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। तो ऑटोमोबाइल, अच्छा अगेन हम एक चीज क्लियर कर दे, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फॉरेन इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल यूज होना चाहिए वो सिर्फ इंडियन कंपनी का यूज होना चाहिए, कोई फॉरेन कंपनी का यूज नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम लोग बात करें कि कितना कार कंपनी है, तुम लोग वर्ल्ड वाइड बोलोगे तब तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंपनीज है, बट सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बात करो, कितना कार होगा, एक टाटा होगा, और अगर मारुति को फिर भी ले ले, जबकि वो नहीं है क्योंकि वो जापानीज कंपनी के साथ टाई अप होके सुजुकी भी बन चुका है, बट अगर अगेन पुराने तरीके से भी बात करें तो एक मारुति, उसके अलावा और क्या, तो यहाँ पर हम लोग को 3 मिल गया। और ऐसे अगर ले तो फिर बजाज है, तो हम लोग ले तो टाटा, मारुति, महिंद्रा, बजाज, ये हम लोग का काउंटिंग पे है। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा है कि मोनोपोलिस्टिक बोल दे, तो मोनोपोलिस्टिक भी नहीं है ये कि सोप का तो अनलिमिटेड, तुम लोग तो सिर्फ जो टीवी पे ऐड देखते हो उतना ही नहीं है, सोप बहुत सारा लोकल सोप भी मार्केट में मिलता है, लोकल शैम्पू भी मार्केट में मिलता है, जो बेसिकली हम लोग नाम नहीं जानते बट एग्जिस्ट करता है, तो वो मोनोपोलिस्टिक है। पर ओलिगोपोली का मतलब है 4-5 से ज्यादा, 7-8 से ज्यादा है ही नहीं, मतलब वी कैन काउंट उतना कम, तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू मीन्स व्हाट, फ्यू मीन्स विच इज काउंटेबल। फिर इसका दूसरा फीचर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ऐसा कह सकते हैं, नॉट मच, बट अगर किसी जगह पे हम लोग का ऐसा सिचुएशन एमसीक्यू में है जहां ऑल में टिक देना है तो वी कैन कंसीडर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तीसरा है हम लोग का प्राइस मेकर, यहाँ पे भी जिसको जो मन वो अपने कार का प्राइस वही रखता है। नंबर 4, नॉन प्राइस कंपटीशन, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनोपोलिस्टिक का था प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोली का था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओलिगोपोली का है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्यों कहते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी एक टाटा का कार और महिंद्रा का कार प्राइस को लेकर कम्पीट नहीं करता है। कभी हम लोग अगर मोबाइल फोन का बात कर ले, तुम लोग को ज्यादा अच्छे से मोबाइल समझ में आएगा। अगेन इंडियन मोबाइल हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोमैक्स है, तो ये अगर इसका बात हम लोग करें तो माइक्रोमैक्स, और अगर लावा का बात करें तो ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ प्राइस देखकर compete नहीं करता है कि माइक्रोमैक्स का मोबाइल अगर 8,000 का है,
तो कभी माइक्रोमैक्स ऐसा नहीं बोलेगा कि हम 7,000 का मोबाइल अगर रखे हैं और लावा 8,000 का रखा है। जैसे तुम लोग को अगर बात करें कोक कंपनी, कोक का जो कंपनी है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। क्यों? तुम लोग बोलोगे कितना सॉफ्ट ड्रिंक है मैम, तो देखो हर वक्त इसे काउंटिंग से भी नहीं होता है, बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं। देखो जो चीज प्राइस में compete करता है वो कभी ओलिगोपोली नहीं हो सकता, भले वो फ्यू होगा। पर अगर कोई प्राइस, जैसे कि तुम लोग कोक का 300 ml का बॉटल खरीदो वो 35 रुपीज का है, तो तुम लोग पेप्सी को भी देखोगे वो 300 ml 35 का ही है। तुम लोग कभी नहीं देखोगे कि उसका बॉटल 30 का मिल रहा है और इसका बॉटल 35 का मिल रहा है। अगर वो अपना प्राइस 40 करेगा तो ये भी 2-3 दिन में अपना प्राइस 40 कर देगा। तो वो लोग प्राइस में compete करते हैं, पर कभी भी कार कंपनी या मोबाइल कंपनी प्राइस में compete नहीं करता है, वो ये लोग फीचर्स में compete करते हैं। यहाँ पे फीचर का कंपटीशन होता है। आज अगर टाटा का एक कार लॉन्च हुआ है 7 लाख में, तो मारुति का कार हो सकता है 9 लाख में। मारुति ये नहीं बोलेगा कि टाटा भी तो 7 लाख में निकाला है, हम भी अपने कार का प्राइस 7 लाख कर देते हैं। ये लोग ऐसे नहीं बोलते। अब मारुति क्या क्या बोलेगा कि हम अपने कार में 3 फीचर ज्यादा दिए हैं इसलिए मेरा प्राइस ज्यादा है। अगर टाटा को मारुति के साथ compete करना है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर वही फीचर ले आएगा। तुम लोग को ये क्लियरली समझ में आएगा एप्पल और सैमसंग से, क्योंकि हम लोग यूज वही किए हैं ज्यादा। तो एप्पल का अगर बात करें तो एप्पल क्या करता है, अगर सबसे पहले जब वो टच लेकर आया था तो बाकी सारे कंपनीज ने टच निकाला। जब वो हम लोग का पीछे डुअल कैमरा लाया तो बाकी सारा कैमरा डुअल ले आया। जब वो एज लाया तो सैमसंग भी एज लेके आया। तो होता क्या है, ये लोग प्राइस में, एप्पल और सैमसंग का प्राइस सेम नहीं होता है, या कोई भी मोबाइल ले लो कभी प्राइस सेम नहीं रखता है। वो लोग क्या करता है, फीचर कॉपी करता है, एक दूसरे का फीचर एडप्ट करता है। प्राइस में compete नहीं करता है, फीचर में compete करता है। तो फिफ्थ हम लोग सॉरी हाँ फिफ्थ फीचर है, मतलब फिफ्थ बात हम लोग बता सकते हैं बैरियर टू एंट्री। हाँ बैरियर वर्ड सोच रहे थे, बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्यों? यहाँ पे मना नहीं है पर घुसने नहीं देगा हम लोग को। लाइक आज अगर तुम लोग को मन करे कि तुम लोग अपना टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री खोलो, मतलब कोई हो ही सकता है इतना रिच लोग सोसाइटी में कि वो अपना टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री लोन वोन लेके जैसे भी समहाउ मैनेज करके टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री खोला। तुम लोग मेरे को बताओ, क्या कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी को ये रिलायंस या एयरटेल या फिर कोई भी वोडाफोन सरवाइव करने देगा सोसाइटी में? लाइक अगर अभी एक एबीसी मोबाइल कंपनी लॉन्च होता है, मतलब टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री लॉन्च होता है, ये सारे इंडस्ट्री क्या करेंगे, अपने सामान को फ्री कर देंगे। जैसे आज जियो को एयरटेल और वोडाफोन भी compete नहीं कर पाया, वो क्या किया, इंटरनेट ही पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। तो आज क्या कोई न्यू कंपनी जिसका ऑलरेडी अभी इतना पैसा लगा है वो अपने सामान को फ्री में सेल कर पाएगा? नहीं। जैसे कि हम तुम लोगों को बताएं कि अगर अभी कोई न्यू टीचर मार्केट में आना चाहता है, जैसे जो घर घर जाके पढ़ाता था, वो लोग अब सोच रहा है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे बैच बनाकर। तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो उन लोग को इस मार्केट में एंटर करने देंगे? नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? जैसे अगर बहुत बिग टीचर्स का बात करें तो वो लोग क्या किए, कोर्स को फ्री ही कर दिए। मतलब वो अप्रैल मई वाले सेशन में वो 2 महीना दे आर टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग कुछ भी फीस नहीं ले रहे थे स्टूडेंट से, और या तो 100 रुपीज या 50 रुपीज ऐसा करके चार्जेस ले रहे थे। तो बेसिकली एक न्यू टीचर जिसको घर चलाना है अभी अपना, वो फ्री में कैसे पढ़ाएगा? वो सोचो लैपटॉप लिया है, मोबाइल अच्छा वाला लिया है, इंटरनेट कनेक्शन लिया है, उस बीच उसका एक तो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसमें वो अभी फ्री का पढ़ाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। पर जो बिग टीचर्स हैं वो लोग क्रोर्स में अर्न करते हैं, उन लोग के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है 2-3 महीना फ्री में पढ़ाना।
तो द थिंग इज बैरियर टू एंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड टू एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड मतलब घुसना ही नहीं है, तुम अगर घुस सकते हो तो भी नहीं घुस सकते, तुम रिच हो फिर भी नहीं घुस सकते, क्योंकि मना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है, पर तुमको दूसरे सेलर वहां पे सरवाइव करने नहीं देंगे, रहने ही नहीं देंगे। दिस इज वाई बैरियर टू एंट्री। लो, ये क्यों डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि एज सच ऐसे ऐड नहीं आता है जैसे, हाँ कार कोई न्यू लॉन्च होता है तो उसका ऐड आता है। देखो लॉन्च ऐड होना इज अ डिफरेंट थिंग, तुम लोग उसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं कह सकते। जैसे कोक, तुम लोग को पता है मार्केट में मिल रहा है फिर भी दिखाते जा रहा है। टूथपेस्ट, सोप, ये सब तुम लोग को पता है कि है, मतलब मार्केट में मिल रहा है, फिर भी एवरी टाइम एक सीरियल के बीच में या एक मैच के बीच में 100 बार ऐड आता है। दिस इज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ओलिगोपोली मार्केट में लोग लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, नॉट ऐड करते हैं प्रोडक्ट को। लॉन्च का मतलब होता है अभी न्यू कोई कार मार्केट में आया है, उसका टीवी में तुम लोगों को एक बार ऐड दिख जाएगा। अगर एप्पल का आईफोन 10 रिलीज हुआ है तो आईफोन 10 का थोड़ा सा ऐड आ जाएगा, 2-4 बार या 15 दिन के लिए ऐड आ जाएगा, तुम लोगों को कहीं पे बैनर दिखाई देगा। क्या हर वक्त आज भी आईफोन 7, आईफोन 8, 9, 10 हर वक्त उसका हर सीरियल के बीच में ऐड आता रहता है? नहीं। लॉन्च एड और सेलिंग एड टू डिफरेंट थिंग है, इसलिए हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट बोले। सेल करना है तो तुमको एड दिखाते रहना होगा, बट ओलिगोपोली मार्केट में लोग सेल करने के लिए एड नहीं दिखाते हैं, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एड दिखाते हैं कि तुम समझ जाओ मार्केट में ये आ गया है। बार बार ऐड दिखाएंगे कि तुमको खरीदवा के रहेंगे, हर इंसान खरीद ही ले, मतलब हो गया आईफोन 9 हो गया से लॉन्च, अभी भी तो मिल रहा है मार्केट में, पर टीवी में ऐड नहीं कर रहा है। आईफोन 10 या प्लस जो भी लॉन्च होता है वो इनिशियली दिखाता है, दैट इज लॉन्च कॉस्ट, इंट्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बार बोलते हैं जब आता है एमसीक्यू में, तो नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को फॉल्स कर देते हैं, बोलते हैं इसमें भी तो ऐड आता है, हम भी तो कार का ऐड देखते हैं, मोबाइल का ऐड देखते हैं। वो गलत सोचते हो तुम लोग, उसको लॉन्च कॉस्ट कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, बट नॉट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कह सकते हैं। एडवर्टीजमेंट दूसरी चीज को बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं वो चीज सबको पता है फिर भी दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। पर अगेन हम बोल रहे हैं, अगर ऑल ऑफ द अबव जैसा ऑप्शन है, मतलब वहां पे हम लोग को प्राइस मेकर भी है, नॉन प्राइस कंपटीशन भी है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ऐसा लिख रहा है और ऑल लिख रहा है, तब ऑल में ही टिक दे देंगे, तब वहां कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि अरे इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो नहीं है, दो सही है और एक गलत है तो ऑल तो होगा नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे स्मार्टली एक्ट करो, अगर सिर्फ एक में टिक लगाना है तो ये नहीं होगा, पर अगर ऑल ऑफ द अबव में टिक लगाना है तो ये होगा। तो इसमें यहाँ पे फर्दर कोई आर्ग्यूमेंट मत डालना। देखो इंडस्ट्री में और फर्म में क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्री में और फर्म में क्या डिफरेंस है? फर्म का मतलब होता है सिर्फ तुम्हारा फर्म, मतलब सिर्फ तुम्हारा बिजनेस। इंडस्ट्री का मतलब होता है पूरा वो चीज, जैसे कि लक्स का अगर सोप का बात करें, अगर मेरा लक्स का बिजनेस है तो हम बोलेंगे मेरा लक्स का फर्म है, पर हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? सोप इंडस्ट्री से। तो एक पर्टिकुलर अगर सिर्फ अपना बात करें, सिर्फ एक चीज का बात करें तो दैट इज फर्म, उसके ग्रुप का बात करें तो सोप। जैसे एक मूवी का बात करें तो रिसेंट कोई भी एक मूवी का बात अगर हम लोग करें तो वो है मेरा फर्म, पर अगर हम पूरा फिल्म इंडस्ट्री बोले तो वो हो गया सारा, पूरा सारा फिल्म, पूरा इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है फिल्म इंडस्ट्री में,